हेलो बच्चों, कक्षा 12 इकाई 2 अध्याय 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे और आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। आपको इन वीडियो के अलावा और कहीं से भी वीडियो कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्ट बन सकते थे वो लेके आए हैं। आपके पाठ की संपूर्ण तैयारी, इसके अलावा आपको कोई भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने आपके केशव से संबंधित ज्ञानालोक, परीक्षा अध्ययन, जीपीएच सभी कवर किए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हैं। पिछले ईयर में जो वस्तुनिष्ठ लेकर आए थे वार्षिक परीक्षा में, पिछली ईयर भी जो आए थे वो भी इसमें हैं, इसलिए आप वीडियो ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो हमें बताना है किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर होगा सटन व बाबेरी ने। सटन व बाबेरी ने जो गुणसूत्रीय सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सटन व बाबेरी। अगला क्वेश्चन है दूसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो मेंडल ने जो वंशागति के नियम दिए थे उसमें मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। मटर के पौधे का चयन क्यों किया था आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? तो आप जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें नर और मादा के 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं और जो 23वां जोड़ा होता है, नर का जो 23वां जोड़ा होता है वो XY होता है और मादा का जो 23वां जोड़ा होता है वो XX होता है। इसलिए जो लिंग निर्धारक गुणसूत्र है वो Y है। यदि X और X का युग्मन होता है तो लड़की पैदा होती है और यदि X और Y का होता है तो लड़का पैदा होता है। इसलिए जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र है वो Y है। इसका आंसर Y हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, किसी भी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइप होता है। तो जो हाइब्रिड क्रॉसिंग होती है उसमें जो संतति का जीनोटाइप होता है वो 1:1:1:1:1 होता है। कितना होता है? 1:1:1:1:1। किसमें? हाइब्रिड क्रॉस में। किसमें? हाइब्रिड क्रॉस में जो संतति का जीनोटाइप होता है वो 1:1:1:1 होगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, एक ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन कौन सा समूह बनाते हैं? एक ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जो जीन हैं वो कौन सा समूह बनाते हैं? तो इसका आंसर है यह एक सहलग्न समूह बनाते हैं। यह एक सहलग्न समूह बनाएंगे। कौन सा समूह? एक सहलग्न समूह बनाएंगे। अगला छठवां क्वेश्चन है, वंशागति की इकाई क्या होती है? तो वंशागति जो है उसकी इकाई जीन होती है। वंशागति की जो इकाई है वो जीन होगी। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो जो क्रोमोसोम शब्द है वो किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है वाल्डेयर। तो वाल्डेयर जो है उन्होंने
क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किया था? किसने? वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका के द्रव्य में जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है उसको प्लाज्मोन कहते हैं। प्लाज्मोन किसको? कोशिका द्रव्य में जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है उसको प्लाज्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गुण जो प्रथम पीढ़ी से दिखाई नहीं देता क्या कहलाता है? तो जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देगा वो अप्रभावी गुण कहलाएगा, और जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देगा वो प्रभावी गुण कहलाएगा। इसके उदाहरण में हम देखते हैं, यदि हमने लाल और पीले रंग के फूलों के पौधों में क्रॉस कराया और प्रथम पीढ़ी में जो यदि लाल रंग के सभी पौधे हुए तो हम कहेंगे यहाँ पर लाल रंग जो है वो प्रभावी होगा और पीला रंग अप्रभावी होगा। अगला है 9वां क्वेश्चन, लिंग संलग्न रोग क्या कहलाते हैं? तो जो लिंग संलग्न रोग होते हैं जे वर्णांधता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्णांधता कहलाते हैं, लिंग संलग्न रोग। 10वां क्वेश्चन है, जीन संरचना में होने वाला आकस्मिक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन संरचना में जो होने वाला आकस्मिक परिवर्तन है वो उत्परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन संरचना में जो आकस्मिक परिवर्तन होता है उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग होता है। तो जो हीमोफीलिया रोग है वो एक्स संलग्न जीन है। कौन सा? एक्स संलग्न जीन होता है हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के एक प्रति को अधिकता से होता है? तो डाउन सिंड्रोम जो है वो किस गुणसूत्र के एक प्रति को अधिकता से होता है? तो 21वें जो प्रति है इसको अधिकतम होता है। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा? तो एक संकर जो क्रॉस है इसकी F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप का अनुपात है वो 3:1 होगा। कितना होगा? 3:1 होगा। अगला 14वां क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो आनुवंशिकी के जनक जो मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन होंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला 15वां क्वेश्चन है, आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीव को क्या कहते हैं? तो आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीव को हम क्लोन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। अगला 16वां क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में लेनोगेस्टर पर किसने काम किया? तो ड्रोसोफिला में लेनोगेस्टर पर किसने काम किया? तो ये है मॉर्गन ने। किसने काम किया? मॉर्गन ने काम किया। अगला 17वां क्वेश्चन है, सहलग्नता और पुनर्योजन का सिद्धांत किसने दिया? सहलग्नता और पुनर्योजन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया? मॉर्गन ने दिया है। अगला 18वां क्वेश्चन है, क्यूटाजेन कौन विकिरण है? तो यह परावैगनी विकिरण है। कैसा है? परावैगनी विकिरण है। अगला 19वां क्वेश्चन है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म का परिवर्तन क्या कहलाता है? तो डीएनए के एकल क्षारक युग्म का परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो यह बिंदु परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिंदु परिवर्तन कहलाएगा।
20वां क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है क्या कहलाता है? तो ऐसी स्थिति जिसमें एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को निर्धारित करे तो यह बहुप्रभाविता कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता कहलाता है। अगला 21वां क्वेश्चन है, वर्णांधता में रोगी कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाता है? तो वर्णांधता में जो रोगी है वो कौन से रंग की पहचान नहीं कर पाएगा? तो वो लाल तथा हरे रंग की जो पहचान है वो नहीं कर पाएगा। किसकी? लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए त्रिसमसूत्री व्यक्ति होता है। तो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए त्रिसमसूत्री व्यक्ति होता है तो कौन होगा? मंगोलियन मूर्ख जो हैं वो होंगे। कौन होंगे? मंगोलियन मूर्ख जो होते हैं वो 21वीं जोड़े के गुणसूत्र के लिए त्रिसमसूत्री व्यक्ति होते हैं। अगला 23वां क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर विभाजन की किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो विभाजन की किस अवस्था में होगा? तो वो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम की पैकेटिन अवस्था में होगा। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम की पैकेटिंग अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रथम जो है प्रोफेज प्रथम, इसकी पैकेटिंग अवस्था, पैकेटिन अवस्था जो है उसमें होगा। क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर विभाजन। अगला 24वां क्वेश्चन है, सर्वमान्य रक्तदाता समूह कौन सा होता है? तो आप जानते हैं सर्वमान्य जो दाता समूह है वो ओ है। 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। अगला 25वां क्वेश्चन है, बहु एलील का एक उदाहरण है। तो बहु एलील का जो उदाहरण है मानव का रक्त समूह है। क्या है? मानव का जो रक्त समूह है वो बहु एलील का एक उदाहरण है। अगला 26वां क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे का कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल ने जो मटर के पौधे का अध्ययन किया तो उसमें कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया? तो 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया है। कितने का? 7 का अध्ययन किया है। अगला 27वां क्वेश्चन है, पिता का रक्त समूह ए बी तथा माता का रक्त समूह ओ है, इनके बच्चे में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना है? तो इनके बच्चों में जो रक्त समूह होगा वो ए या बी होगा, क्योंकि यहाँ पे पिता का है ए बी और माता का है ओ, इस वजह से इनमें क्या होगा? ए बी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगला 28वां क्वेश्चन है, किसने उद्यान मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए? तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो मेंडल हैं इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे और कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए। अगला क्वेश्चन है 29वां, मेंडल द्वारा वर्णित कारकों को आज क्या कहा जाता है? तो मेंडल द्वारा जो वर्णित कारक हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको जीन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? जीन कहा जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, 18वें आलिंग सूत्र की ट्राइसोमिकता से मनुष्य में कौन सा सिंड्रोम होता है? तो कितने में? 18वें आलिंग सूत्र की ट्राइसोमिकता में मनुष्य का में कौन सा सिंड्रोम होता है? तो मनुष्य में एडवर्ड सिंड्रोम होगा। कौन सा? एडवर्ड सिंड्रोम होगा। अगला 31वां क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम व क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की क्रोमोसोम संख्या व प्रकार होते हैं। तो जो टर्नर सिंड्रोम है इसके कुल क्रोमोसोम 45 और जो क्लाइनेफेल्टर जो सिंड्रोम है
इनमें कुल क्रोमोसोम 47 होते हैं और ट्रेनर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होते हैं। इनके प्रकार जो हैं, जो ट्रेनर सिंड्रोम है इसमें एक्सो होता है और जो क्लाइनेन-फेल्टर जो है इसमें XXY होता है। अगला 32वां क्वेश्चन है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था? तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? तो ये सटन व वावेरी ने 1902 में प्रस्तावित किया था। सटन व वावेरी ने। अगला 33वां क्वेश्चन है, मेंडलीय एक संख्या क्रॉस के जीन प्रारूप अनुपात है। तो मेंडलीय एक संख्या क्रॉस के जो जीन प्रारूप अनुपात है वो 1:2:1 होगा। कितना? एक संकर क्रॉस के जीन प्रारूप का जो अनुपात है वो 1:2:1 होगा। अगला 34वां क्वेश्चन है, मेंडल के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है? तो मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है, इस पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। अगला 35वां क्वेश्चन है, 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित वंशागति कहलाती है। तो 3 या अधिक जीनों द्वारा जो नियंत्रित वंशागति है वो बहुजीनी वंशागति या मात्रात्मक वंशागति कहलाती है। कौन सी? बहुजीनी वंशागति या मात्रात्मक वंशागति कहलाती है। अगला 36वां क्वेश्चन है, मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यंजन के नियम का अपवाद क्या है? तो मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यंजन के नियम का जो अपवाद है वो है सहलग्नता। क्या होगा? सहलग्नता है। 37वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र अभिव्यंजन के नियम का अनुपात क्या है? तो जो स्वतंत्र अभिव्यंजन है इसके नियम का जो अनुपात है वो 9:3:3:1 है। 9:3:3:1 है किसका? स्वतंत्र अभिव्यंजन के नियम का अनुपात। अगला 38वां क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो क्रोमोसोम की जो खोज है वो स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। किसकी खोज? क्रोमोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 39वां, ब्लीडैश रोग का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लीडैश रोग का जो दूसरा नाम है वो हीमोफीलिया है। क्या होगा? हीमोफीलिया होगा। अगला 40वां क्वेश्चन है, किसी लक्षण विशेष की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो किसी लक्षण विशेष की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का चित्रात्मक निरूपण जो है वो वंशावली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वंशावली कहलाएगा। अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के सभी गुणसूत्र कहलाते हैं। तो लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के जो सभी गुणसूत्र हैं वो ऑटोसोम्स कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ऑटोसोम्स कहलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति जिसमें XXX गुणसूत्र पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, वो सुपर फीमेल कहलाएंगे। क्या? सुपर फीमेल कहलाएंगे। तो इस अध्याय के हमने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, अच्छे लेवल वाले वस्तुनिष्ठ लिए हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल इजी वाले वस्तुनिष्ठ नहीं लिए हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और अपने वार्षिक परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठों की तैयारी है वो बेहतर करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।